क्या यूक्रेन के हमलों से जूझ रहा रूस अपने किसी और पड़ोसी देश को उकसाने की तैयारी में है? लातविया के खुफिया विभाग का यही अनुमान है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक पेनगुरिया है। क्या है ये पूरा मामला? इस वीडियो को हम 5 बिंदुओं के जरिए बताएंगे। पहला, लातवियाई खुफिया विभाग जो एजेंसी है उसकी वार्निंग क्या कहती है। दूसरा, क्यों बाल्टिक देश लगातार रूस से खतरा महसूस करते हैं। तीसरा, यूक्रेन से लड़ रहा रूस क्या युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलने में सक्षम भी है, उसमें कैपेसिटी है। और चौथा, ये ग्रे जोन टैक्टिक क्या होती है। पांचवा, नाटो के पूर्वी छोर और यूरोप के लिए इस खतरे का मतलब क्या है। सबसे पहले ताजा संदर्भ जो है लातवियाई खुफिया एजेंसी की वार्निंग। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने खबर छापी। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जीके में काम आएगा, याद कर लीजिए, उसकी पूर्वी दहलीज पर बसे 2 देशों की एक चेतावनी के बारे में बताया। उसने कहा इसके मुताबिक रूस नाटो की एकजुटता का इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो बाल्टिक स्टेट्स या पोलैंड में से किसी एक पर संभावित उकसावे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बाल्टिक देश है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये उत्तर पूर्वी यूरोप में बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। इससे पहले 22 जून को लातविया के खुफिया अधिकारियों ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में बताया, हम ऐसे संकेत देख रहे हैं कि रूस बाल्टिक देशों या पोलैंड के खिलाफ मिलिट्री प्रोवोकेशन की तैयारी कर रहा है। उकसावे की ये कार्रवाई पारंपरिक युद्ध जैसी नहीं होगी बल्कि हाइब्रिड अटैक हो सकती है, जैसे कि मिसाइल, ड्रोन या अन्य गतिविधियां, जिनका मकसद ये संदेश देना होगा कि यूक्रेन की मदद करना छोड़ दो वरना तुम्हारी अपनी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। खुफिया विभाग ने कहा कि उनकी सबसे तात्कालिक चिंता ये नहीं है कि रूस नाटो के साथ खुली जंग के लिए तैयार है या नहीं है, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सच्चाई से वाकिफ ना होना फिलहाल सबसे चिंताजनक है। रूसी अधिकारी और संबंधित विभाग पुतिन को वही बताते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ऐसे में आशंका है कि पुतिन मॉस्को की क्षमताओं पर भ्रम पालकर गलत आकलन कर सकते हैं। अगर भूगोल और भू राजनीति को मिला दें तो इन 3 बाल्टिक देशों की स्थिति दिलचस्प है। मैप पर देखिए, इनके पूरब में रूस है और उससे ठीक नीचे की तरफ दक्षिण पूर्व में है बेलारूस, रूस का एक करीबी दोस्त। यही भूगोल बाल्टिक देशों की सबसे बड़ी असुरक्षा है। एस्टोनिया की रूस के साथ 333.7 किलोमीटर लंबी सीमा है। उसके लिए गनीमत है कि बस रूस से ही सीमा जुड़ी है। बाकी दोनों बाल्टिक देशों का बॉर्डर रूस और बेलारूस दोनों से जुड़ा है। लातविया के पूरब में रूस है, करीब 283 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, और दक्षिण पूर्व में 173 किलोमीटर की जो सीमा है वो बेलारूस से लगी है, पूरा लैंड बॉर्डर। वहीं लिथुआनिया की 679 किलोमीटर लंबी सीमा बेलारूस से और 274 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ है। बाल्टिक देशों के साथ साथ इनका एक और पड़ोसी देश संवेदनशील स्थिति में है, पोलैंड। ये मैप देखिए, पूरब की ओर पोलैंड का पड़ोसी बेलारूस, दोनों के बीच 418 किलोमीटर की सीमा है और पोलैंड के ऊपर उसके और लिथुआनिया के बीच में है एक छोटा सा पॉकेट, किसी सैंडविच की तरह दबा हुआ। ये कालिनिनग्राद है। करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका रूसी भूभाग है, लेकिन इसकी सीमा रूस से नहीं लगती। बस समंदर में करीब 1000 किलोमीटर का एक रूट है जो कालिनिनग्राद को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। रूस ने इस जगह को किसी किले जैसा बनाया हुआ है। रूस का बाल्टिक सागर का बेड़ा यही है। भविष्य में अगर रूस से युद्ध हो तो कालिनिनग्राद की भूमिका बड़ी संवेदनशील होगी। जगह का नाम है कालिनिनग्राद। आशंका है कि संघर्ष की स्थिति में रूस पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा के एक हिस्से पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर सकता है। यह हिस्सा नाटो की सबसे कमजोर नस है। इसे कहते हैं सुवाल्की गैप। तकरीबन 65 किलोमीटर चौड़ी जमीन की पट्टी जो पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से गुजरती है। यही एकमात्र वो जमीनी रास्ता है जो बाल्टिक देशों को यूरोपियन यूनियन और नाटो भूभाग से जोड़ता है। दिक्कत है इसकी लोकेशन। सुवाल्की गैप के पश्चिम में है कालिनिनग्राद और पूरब में है बेलारूस। अगर किसी संघर्ष के दौरान रूस ने इस पर कंट्रोल कर लिया तो बाल्टिक देश अपने पश्चिमी सहयोगियों से कट जाएंगे, जबकि बेलारूस के मार्फत रूस को यहां कालिनिनग्राद से सीधा जमीनी संपर्क मिल जाएगा। यहां नाटो के लिए सबसे बड़ा डिफेंस लाइन है कुदरत। यह इलाका घने जंगलों, दलदली इलाकों और झीलों से भरा हुआ है, यानी रूसी सेना के लिए भी यहां से गुजरना आसान नहीं होने वाला। ये बाल्टिक देश नाटो का ईस्टर्न फ्लैंक यानी पूर्वी छोर भी है। क्या है नाटो का ईस्टर्न फ्लैंक? नाटो में कुल 32 सदस्य हैं।
अमेरिका और कनाडा को छोड़कर बाकी सभी यूरोप में है। यूरोपीय सदस्यों में वो 9 देश जो नाटो के सबसे पूर्वी हिस्से पर आते हैं वो ईस्टर्न फ्लैंक कहलाते हैं। इनके नाम एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, रोमानिया, बुल्गारिया, फिनलैंड और स्वीडन को भी इनके साथ फ्रंटलाइन पार्टनर्स में जोड़ा जाता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये सभी देश अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा आशंकित हैं बाल्टिक देश और पोलैंड, क्योंकि एक तो रूस और बेलारूस से जुड़ी लंबी सीमा है, ऊपर से कालिनिनग्राद। यही वजह है कि बाल्टिक देश और पोलैंड लगातार रूस से खतरा महसूस करते हैं और इसे अभेद्य बनाना बाकी यूरोप और नाटो की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। लेकिन क्या सिर्फ रूस के बगल में होने से ही ये देश इतना सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, रूस ने इन्हें अपनी ग्रे जोन टैक्टिक्स का केंद्र बनाया हुआ है। ये एक किस्म की रणनीति है जिसमें आप सीधे से नहीं लड़ते, अलग अलग परोक्ष तरीकों से कार्रवाई करते हैं, इनडायरेक्ट वेज, जैसे कि बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना। इसका एक उदाहरण देखिए। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच एक पावर केबल लाइन है, समंदर के नीचे से गुजरती है, नाम है एस्टलिंक 2। दिसंबर 2024 में ये क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद फिनलैंड ने बाल्टिक सागर में एक जहाज को पकड़ा जो रूसी तेल को लेकर जा रहा था। आरोप था कि जहाज ने जानबूझकर समंदर की सतह पर अपना लंगर घसीटा पावर केबल के पास, ताकि वो डैमेज हो जाए। इंटरनेट लाइनों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस नुकसान को ठीक कराने में फिनलैंड को करीब 6 महीने लगे। ग्रे जोन टैक्टिक्स में साइबर अटैक करना, खास तरह का कंटेंट बनाकर लोगों के भीतर अपनी सरकार और संस्थाओं के लिए भरोसा खत्म करना शामिल है। बाल्टिक स्टेट्स और पोलैंड में रूस की गतिविधियां अब इससे भी आगे निकल गई हैं। मसलन अपने सैन्य विमान या ड्रोन भेजकर हवाई सीमा का उल्लंघन करना इसमें शामिल है। सितंबर 2025 में 19 रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुस आए। रूसी फाइटर जेट्स ने एस्टोनिया की हवाई सीमा का भी उल्लंघन किया। हालत ऐसी हो गई कि नाटो को अपने जेट्स निकालने पड़े। ऐसी घटनाएं सीधे संघर्ष का जोखिम बढ़ाती हैं। तो फिर रूस की इन गतिविधियों का जवाब कैसे दिया जाए, इस सवाल पर नाटो में मतभेद था। पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टुस्क। उन्होंने कहा, अपने एयर स्पेस का उल्लंघन करने वाले विमान को गिराने में पोलैंड नहीं हिचकिचाएगा। वहीं जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का मानना था कि पुतिन नाटो को उकसा रहे हैं, बेहतर हो कि नाटो के देश इस जाल में न फंसें। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। अभी 25 जून को ही 7 देशों ने एक ईस्टर्न फ्लैंक सम्मेलन किया पोलैंड के गदास्क शहर में। 3 बार गलत बोल चुका था, अब ठीक बोला हूं। इसमें शामिल हुए एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, फिनलैंड और स्वीडन। इन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान के 4 प्रमुख बिंदु थे। पहला, रूस को यूरोपीय सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरा बताना। दूसरा, ईस्टर्न फ्लैंक की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील। तीसरा, सुरक्षा और जरूरी ढांचा बढ़ाने की मांग। और चौथा, ड्रोन सिस्टम और हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए ईयू और नाटो से फंडिंग बढ़ाने की अपील। अब एक और जरूरी सवाल की तरफ चलते हैं। क्या यूक्रेन से लड़ रहा रूस युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलने में सक्षम है? एक्सपर्ट्स की राय में नहीं। हालिया दिनों में यूक्रेन ने रूस पर बड़े हमले किए हैं, उसके तेल निर्यात ढांचे को निशाना बनाया है। यूक्रेन रूस में भीतर तक वार कर रहा है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के पास भी अहम ठिकानों को उसने टारगेट किया है। इन हमलों से रूस की सरकार दबाव में है। पुतिन की सेना यूक्रेन में आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में यूक्रेन को कमजोर करने के लिए वो संभवतः वैकल्पिक रास्ते खोज रहा है। इस समय नाटो की सबसे कमजोर कड़ी है डोनाल्ड ट्रंप। वो खुद ही नाटो बैशिंग में जुटे रहते हैं और यहीं 2 प्रमुख आशंकाएं उभरती हैं। पहला, पुतिन ये देखना चाहते हो कि ईरान युद्ध से घिरे और उकताए ट्रंप बाल्टिक देशों के साथ खड़े होने का विकल्प चुनते हैं या नहीं। एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया नाटो के सबसे छोटे सदस्य हैं। दूसरी आशंका यह है कि वो इन देशों को परोक्ष तौर पर निशाना बनाकर नाटो पर राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश करेंगे ताकि वो यूक्रेन की मदद करना बंद करें। लात्विया में एक सरकारी सुरक्षा एजेंसी है, नाम है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ब्यूरो। अभी जून में ही उसने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि रूस इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में बाल्टिक देशों के खिलाफ मुकदमा करने की तैयारी कर रहा है, इस आरोप के साथ कि ये देश अपने यहाँ रह रहे रूसियों और रूसी भाषा बोलने वालों के साथ भेदभाव करते हैं। रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि रूस कानूनी कार्रवाई को बहाना बना सकता है। इसके जरिए बाल्टिक देशों को टारगेट करने या उन पर हमला करने को न्यायसंगत ठहराने की कोशिश कर सकता है।
जैसा कि रूस ने यूक्रेन के साथ किया। उसने यूक्रेन पर एथनिक माइनॉरिटीज और रूसी भाषा बोलने वालों के साथ भेदभाव करने, उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रूस के शब्दों में रूसोफोबिया ये बड़ा मुद्दा था, जिसे गिनाते हुए रूस ने यूक्रेन पर हमले को वाजिब ठहराया था। अब भी कीव के साथ दीर्घकालीन समझौता करने के लिए रूस इसे अनिवार्य शर्त बताता है कि यूक्रेन में रहने वाले रूसी भाषी लोगों के अधिकार पूरी तरह बहाल हों। 7 और 8 जुलाई को तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो का सम्मेलन होना है। ईस्टर्न फ्लैंक की सुरक्षा और यूक्रेन को समर्थन दोनों अहम मुद्दे होंगे। नाटो में दरार साफ दिख रही है। ट्रंप न नाटो से खुश हैं, न मदद के लिए उत्साहित हैं। ईरान युद्ध की भी कसक है। नाटो के यूरोपीय सदस्यों जैसे कि ब्रिटेन, स्पेन और इटली ने बम गिराने के लिए अमेरिकी सेना को अपने एयरफील्ड्स का इस्तेमाल नहीं करने दिया था। ट्रंप अब भी इसकी शिकायत कर रहे हैं। मुंह फुलाए ट्रंप, यूरोप के कितने काम आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे में अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी अब यूरोप की ही है। ये बात यूरोप को समझ आ गई है और रूस को भी। बाल्टिक देशों की आड़ में वो शायद यूरोप की हदों की टोह लेना चाहता हो। आपके इस वीडियो पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।